नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ सबसे पहले जिक्र उन खबरों का जिसका जिक्र हम शो के दरमियान आपसे करने वाले हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश से जुड़े एक बड़े खुलासे की। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर आज हम आपके सामने जो तथ्य रखने जा रहे हैं उसे देखकर आप ये समझ जाएंगे कि कैसे इस नापाक काम के लिए एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश की जा रही थी। इसके बाद आपको बताएंगे कि 2024 के लिए कैसे अभी से विपक्ष सियासी शतरंज की बिसात बिछाने में जुट गया है। इसके बाद बात होगी गुपकार गठबंधन की, जिनकी सियासत 370 के बाद से ही खत्म होने लगी थी। वो आज पाकिस्तान के सहारे कैसे अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और अंत में बात करेंगे कोरोना से जुड़े नए खतरे की। सवाल यह होगा कि क्या कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने वाली है, तीसरी लहर की शुरुआत होने वाली है। ये तमाम बड़ी खबरें होंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या योगी सरकार के एक्शन के बाद यूपी में जबरन धर्म परिवर्तन का धंधा बंद होगा? तो अभी डाउनलोड करें कू ऐप, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को और रखें अपने विचार। रिजल्ट हम आपको शो के अंत में दिखाएंगे। सबसे पहले बात रिपब्लिक भारत के उस खुलासे की जिसने धर्मांतरण के धंधे को बेनकाब करके रख दिया, जिसके बाद योगी सरकार भी एक्शन में है। यूपी में धर्मांतरण का पीएफआई कनेक्शन। धर्मांतरण के धंधे पर योगी का एक्शन। सोमवार को एटीएस ने मोहम्मद उमर गौतम और जहांगीर आलम कासमी को गिरफ्तार किया था। इन दोनों पर 1000 लोगों के धर्मांतरण का आरोप है। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस का दावा है कि धर्मांतरण करने वाले इस गिरोह को विदेशों से फंडिंग मिलती है। आईएसआई और विदेशी संस्थानों के निर्देश पर तथा उनके फंडिंग पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर और धर्म परिवर्तित लोगों के में उनके मूल धर्म के प्रति विद्वेष और नफरत का भाव पैदा कर उन्हें रेडिकलाइज करके देश के विभिन्न धार्मिक वर्गों के में आपसी वैमनस्य फैलाकर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा था। पुलिस के इसी दावे पर रिपब्लिक भारत ने जांच पड़ताल की और बड़ा खुलासा किया। सबूत नंबर 1, दिल्ली में चल रहे मोहम्मद उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दावा सेंटर को पीएफआई से फंडिंग मिल रही थी। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इन कागजातों में साफ दिख रहा है कि कैसे पीएफआई से जुड़े लोग इस्लामिक दावा सेंटर में फंडिंग कर रहे थे। धर्मांतरण करवाने वाली इस संस्था को कतर से भी लगातार पैसे मिल रहे थे। सबूत नंबर 2, यही नहीं, रिपब्लिक भारत के पास उन सभी लोगों का हलफनामा भी है जिनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। देखिए कैसे धर्म के धंधेबाजों ने देव ऋषि को दानिश खान बनाया, प्रवीण कुमार को अब्दुल समद उमर और शीला यादव बन गई आफरीन। देश के कई राज्यों में फैले इस गिरोह ने इसी तरह हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। यूपी पुलिस का दावा है कि दिल्ली में इस्लामिक दावा सेंटर चलाने वाला मोहम्मद उमर गौतम धर्मांतरण के लिए सबसे पहले अपना टारगेट सेट करता था। दिव्यांग बच्चे, गरीब परिवार की महिलाएं और बेरोजगार लोग इसके निशाने पर होते थे। उमर गौतम इन लोगों को नौकरी, शादी और पैसों का लालच दिया करता था। धर्मांतरण के लिए इन लोगों ने गैर मुस्लिम लोगों की मुस्लिमों से भी शादी करवाई। कानपुर में एक ऐसे परिवार ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की। पीड़ित परिवार ने बताया कि कैसे उनके मूक बधिर बेटे का ब्रेन वॉश किया गया। 10 मार्च को यहाँ पर जॉब का बहाना करके गया था। कौन लोग थे, क्या था, उसने कुछ बताया नहीं था। जाने के पहले वो कुछ मुस्लिम एक्टिविटीज़ करने लगा था, नमाज़ पढ़ना, टोपी लगाना, छिप छिप के मस्जिद जाना, इस तरह से। उसको तो सबसे ज़्यादा यही बताया गया था कि तुम्हारे घर में इतनी परेशानी है, तुम गरीब हो, तुम्हें पैसे की दिक्कत है,
तो जो है तुमको जो है अच्छी जॉब मिलेगी, काम करोगे, खुश रहोगे, इस तरह से था। और फिर जब तुम्हारे पास पैसा होगा तो शादी होगी, फिर तुम अपना घर बना लेना, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और हिंदू धर्म में रह के ये सब संभव नहीं है। अगर तुम इस्लाम धर्म को मानने लगोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। यूपी में धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों पर सीएम योगी का हंटर चल चुका है। सीएम योगी ने दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही दोषियों पर एनएसए लगाकर संपत्ति जब्त करने के भी आदेश दिए गए हैं। किसी को छोड़ेंगे नहीं और जो देश का सर्वोच्च कानून कहेगा वो दंड हम इनको देंगे। ऐसी दंड इनको देंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी कि उत्तर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की हिमाकत कोई नहीं कर पाएगा। और आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, आप लगातार ऐसे प्रयास करते रहते हैं जिससे समाज में जो अपराधी तत्व हैं उनका खुलासा हो। और फॉरेन फंडिंग की बात सामने आ रही है, अभी जांच चल रही है, जांच के दौरान कुछ भी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन तथ्य आने के बाद आप देखेंगे कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि लोगों को पुश्तों तक याद रहेगा। इस पूरे खुलासे के बाद ये तो साफ है कि यूपी का माहौल खराब करने की एक इंटरनेशनल साजिश की जा रही थी। लेकिन सीएम योगी ने भी धर्म के कारोबारियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगर आप देश के हाल के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे देश में चुनाव दर चुनाव एक मजबूत विपक्षी गठबंधन गढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार यह फॉर्मूला नाकाम साबित हुआ, धराशायी हो गया। चुनाव आते आते तक नतीजा यह होता है कि विपक्ष की यह तथाकथित मजबूती स्वार्थ और सियासत की बलि चढ़ा दी जाती है। फिर एक बार एक ऐसी ही कोशिश को हम जन्म लेते देख रहे हैं। चुनाव की तैयारी, विपक्ष की सियासी यारी। पावर मीटिंग से 24 में विपक्ष करेगा खेला। 2024 में विपक्ष को फिर से मोदी से हार का डर। 2024 के लोकसभा चुनाव भले ही अभी सालों दूर हों, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि मोदी से मुकाबले के लिए विपक्ष ने सियासी ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। सियासत की शहमात के मास्टर माने जाने वाले शरद पवार और अपनी रणनीति से बंगाल और कई राज्यों में बीजेपी को हरा चुके प्रशांत किशोर इस पटकथा के केंद्र में हैं। इसके अलावा टिकैत जैसा हर किरदार जो बीजेपी को चुनौती दे सकता है, विपक्ष उन लोगों को रिझाने में भी लगा है। 15 दिनों के अंदर शरद पवार से प्रशांत किशोर की 2 मुलाकातों के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। सोमवार को प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद एक तथाकथित राष्ट्र मंच की बैठक बुलाई गई, जिसमें कई जाने माने नेता और सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे। बैठक में फारूक अब्दुल्ला, यशवंत सिन्हा, पवन वर्मा, संजय वर्मा, संजय सिंह, टी राजा, जस्टिस एपी सिंह, जावेद अख्तर, केटीएस तुलसी, करण थापर, आशुतोष, एडवोकेट माजिद मेमन, वंदना चवन, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी, केसी सिंह, संजय झा, सुधींद्र कुलकर्णी, कोलिन गोंजाल्वेस, इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार, घनश्याम तिवारी और प्रीतीश नंदी जैसे कई लोग शामिल हुए। साफ है कि शरद पवार और प्रशांत किशोर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी दलों के साथ साथ मोदी विरोधी कुनबे को साधने के लिए जमीन तलाशने की कवायद में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक का एजेंडा मोदी के खिलाफ विपक्ष को एक करना, 2024 के लिए जमीन बनाना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करना, बंगाल के आधार पर बीजेपी को चुनौती देना है। बंगाल में टीएमसी की जीत के चाणक्य रहे प्रशांत किशोर दूसरे राज्यों में बंगाल की कहानी दोहराना चाहते हैं और इस मिशन में शरद पवार से भरोसेमंद चेहरा कोई और नहीं माना जा रहा। राष्ट्रमंच की बैठक में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पहली बार पहुंचे। जबकि प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच 10 दिन के भीतर दूसरी मुलाकात हुई तो ये कहा गया कि आज ये मीटिंग होनी तय हो रही है। राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट रही कि कहीं ये थर्ड फ्रंट की तैयारी तो नहीं, लेकिन जैसे ही चीज सामने आई कि महागाड़ी सरकार में एनसीपी के साथ ही रहे कांग्रेस और शिवसेना से कोई व्यक्ति शामिल नहीं हो रहा, तो कहा गया कि लाइक माइंडेड इंटेलेक्चुअल्स की एक मीटिंग है जिसका एकमात्र ध्येय है कि देश में जो इस वक्त परेशानियां हैं उसके ऊपर लोगों का ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, वाईआरसीपी, टीडीपी, टीआरएस जैसी पार्टियों ने इस बैठक से पहले ही किनारा कर लिया है।
तो फौरन विपक्ष के इस कवायद पर बीजेपी ने चुटकी ली। संबित पात्रा ने तंज करते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है जब मोदी विरोध में विपक्ष एकजुट हो रहा हो। ऐसे ठगबंधन बैठक तो समय समय पर होती रहती है, हमने हर चुनाव से पहले देखा है। ये बैठक भी करते हैं, हाथ पकड़ करके खड़े भी होते हैं, मगर सही समय आने पर साथ में लड़ते ही नहीं है, क्योंकि देश में आज एक लीडरशिप क्राइसिस है, कोई लीडर ही नहीं है। बेशक इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हों, लेकिन खुद प्रशांत किशोर इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मोदी सरकार को 2024 में हिला पाना भी मुमकिन नहीं है। प्रशांत किशोर की माने तो तीसरा या चौथा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को 2024 में टक्कर दे ही नहीं सकता। इसका मतलब साफ है कि विपक्ष इस बात को जानता है कि मोदी सरकार से 2024 में टक्कर मुमकिन नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हर चुनाव से पहले विपक्ष साथ आने की कोशिश तो करता है, लेकिन चुनाव से पहले ही विपक्ष की साझेदारी आपसी स्वार्थ की दहलीज पर बिखर जाती है। थर्ड फ्रंट की जब बात आती है 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के ठीक बाद मंच सजा था, उसमें तमाम विपक्षी दल हाथ में हाथ थामे खड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही मंच से नीचे उतरे और 2019 के चुनाव ने दस्तक दी, वो एकता विखंडित होती हुई दिखाई पड़ी थी। अभी भी यही कहा जा रहा है कि मौजूदा बीजेपी सरकार के सामने, मौजूदा मोदी सरकार के सामने थर्ड फ्रंट का बन पाना, टिक पाना और लोगों के बीच में विश्वास जमा पाना असंभव सरीखा नजर आता। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की, कोरोना की तीसरी लहर। क्या आपको पता है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार था, लेकिन अब देश में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है, जिसे डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इक्यानवे दिन के बाद देश ने कोरोना के मामले को लेकर राहत की सांस ली है। आज साल में सबसे कम 42,000 कोरोना के मामले सामने आए, यानी ये माना जा रहा है कि दूसरी लहर का कहर अब अपनी अंतिम सांसें गिर रहा है। लेकिन इस राहत की खबर के साथ खतरे की एक घंटी भी अभी से बजने लग गई है। बहरूपिया कोरोना ने फिर से अपना रूप बदल लिया है और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटा है, जिसका नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो डेल्टा प्लस वेरिएंट के देश में इस वक्त 22 मामले हैं। मंत्रालय ने इस मामले को लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल को खत भी लिखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट इस समय 80 देशों में है, जबकि डेल्टा प्लस वेरिएंट 9 देशों में पाए गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, चीन, नेपाल, रूस और जापान में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट मिले हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या और ये डेल्टा वेरिएंट से कैसे अलग है। डॉक्टरों की माने तो ये वेरिएंट डेल्टा और अल्फा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है, यानी ये और तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और केरल में भी इसके संक्रमण से जुड़े कुछ मामले सामने आए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में जो खतरनाक बात सामने आ रही है वो ये है कि इस पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल ट्रीटमेंट का ज्यादा असर नहीं दिख रहा। शुरुआती जानकारी बता रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर मरीजों में बहुत ही कारगर रहा। एंटीबॉडी कॉकटेल इस वायरस पर उतना कारगर नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए लगातार इस वेरिएंट पर नजर बनाए हुए हैं और जल्द ही डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर कुछ और जानकारी भी सामने आ सकती है। डेल्टा प्लस वायरस अभी नया अभी पिक्चर में आया है। इसकी जो एपिडेमियोलॉजी है अभी बहुत स्पष्ट नहीं है और ये कहना अभी प्रीमैच्योर होगा या सही नहीं होगा। डेल्टा प्लस के चलते ही तीसरी लहर आएगी। तीसरी लहर की संभावना जो ऑलरेडी हमारे पास वायरस म्यूटेंट हैं उनके चलते ही आएगी। डेल्टा प्लस वायरस का अलग से प्रकोप पर भी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी वर्ल्ड भर में हो रहा है और इसके चलते तीसरी लहर आई, ये बात अभी तक निराधार है। हो सकता है बाद में सही बात हो। दूसरी लहर के रफ्तार के कम होने के बाद देश में ये देखा जा रहा है कि लोग कई इलाकों में फिर से लापरवाही बरतने लगे हैं, जबकि तीसरी लहर आने की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि देश में दूसरी लहर के लिए कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना जाता है और डेल्टा प्लस वेरिएंट को इससे भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। यानी सावधानी ही बचाव है। मास्क और 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करते हैं आज के क्यू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। हमने पूछा था कि क्या यूपी में योगी के एक्शन के बाद अब जबरन धर्म परिवर्तन का धंधा बंद होगा। 92% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 8% लोगों ने ना में जवाब दिया है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।